गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम प्रस्तावना। अब प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन किन किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न एमपी पुलिस, एसआई, एसएससी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, पटवारी, संविदा, अन्य जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं मध्य प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की, सेंट्रल और स्टेट दोनों एग्ज़ाम्स में संविधान की प्रस्तावना के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो देखिए प्रस्तावना में पीएससी में बताता हूँ मैं। पीएससी में सबसे पहला क्वेश्चन तो पूछा था संविधान की प्रस्तावना लिखें। ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है 2015-16 पीएससी मेंस में। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना सीधी सी पूछी जाती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, पीएससी मेंस में आया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा संविधान में ये आता है प्रस्तावना से संबंधित कि भैया संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या शब्द जोड़े गए, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी है, और विश्व में सबसे पहली बार संविधान की प्रस्तावना किस देश ने दी गई, किस देश ने अपने संविधान में ली थी। अब देखिए इसके बाद और क्या आता है, इसके कुछ वर्ड है, वर्ड का अर्थ पूछ लिया जाता है कि इस अर्थ का मीनिंग क्या है। पीएससी मेंस में जैसे अभी 2019 का मेंस हुआ है उसमें पूछा गया बंधुत्व की परिभाषा लिखिए। बंधुत्व जो हमारे संविधान में 42वें हमारे संविधान में बंधुत्व जो शब्द आया है प्रस्तावना में, उसकी परिभाषा पूछी हुई है। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में प्रस्तावना। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसके बाद इसके क्या क्या वर्ड है और किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों। अब देखिए हम बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहली बार संविधान की प्रस्तावना किस देश ने दी। तो विश्व में सबसे पहली बार यूएसए ने अपने संविधान में प्रस्तावना की व्यवस्था की। विश्व में यूएसए का संविधान पहला ऐसा संविधान है जिसमें क्या दिया गया, प्रस्तावना, प्रिम्बल की व्यवस्था हुई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली है हमने, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कौन से संविधान से ली गई है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान की भाषा ली गई है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने दी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें किस प्रकार से संशोधन हुए और जो वर्तमान में जो संविधान की प्रस्तावना है ये कब बनी। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने की बात करें हम तो 1976 में, कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों। देखिए 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत हमारे संविधान की वर्तमान प्रस्तावना बनी। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन में 3 वर्ड हमने जोड़े। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ड जोड़े, तो 3 वर्ड जोड़े। अब देखिए 3 वर्ड कौन कौन से जोड़े, तो पहला वर्ड जोड़ा हमने समाजवादी। क्या जोड़ा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 वर्ड जोड़े, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1976 में हुआ, जिसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए वर्ड जुड़े, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भैया भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नोट करते जाएं आप, पेन और कॉपी लेकर बैठें और जो भी वर्ड आते हैं वो आप लोग नोट करते जाएं ताकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़े गए दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि भैया जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्या संविधान का अंग है या नहीं है। ये बहुत एक विवादित प्रश्न है और कई बार पीएससी, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है या नहीं है। तो भैया भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। एससी इसकी व्याख्या करता है। तो एससी ने जो सबसे पहली बार इसकी व्याख्या की थी बेरूबाड़ी संघवाद में की थी। कौन से? बेरूबाड़ी संघवाद था, एक केस था 1960 का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। बेरूबाड़ी और भारतीय संघवाद था 1960 का। इसके तहत एससी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ध्यान रखें आप। देखिए पहली बार जब संविधान की प्रस्तावना के ऊपर जो प्रश्न उठा बेरूबाड़ी और भारतीय संघवाद में उठा, जो 1960 का था। कब का था दोस्तों ये? तो 1960 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। आगे क्या होता है? दूसरी बार, पहले केस में तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बताया, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इसके बाद अगला जो वाद आता है केशवानंद भारती वाद। कौन सा वाद दोस्तों? केशवानंद भारती वाद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार ये केस पूछा गया है। तो केशवानंद भारती की जो पिछले वर्ष डेथ हो गई है, केशवानंद भारती वाद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कब का है? तो ये 1973 का है। देखिए 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परिभाषा में पुनः बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अपने निर्णय को बदल दिया और 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है। क्या बताया यहाँ पर? देखिए केशवानंद भारती मामला कब आया? 1976 में आया। इसके तहत भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो इसमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रस्तावना को क्या बताया? भारतीय संविधान का अंग बताया। इसके बाद देखिए दोस्तों LIC केस आया। LIC केस आया 1995 में। कब आया LIC केस? 1995 में, जिसके तहत भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या की और व्याख्या में ये बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान का एक अंग है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो क्या है वर्तमान में भारतीय संविधान का अंग है। 1960 का जो बेरूबाड़ी केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु बाद के दोनों केसों में क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने? कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। अब भारतीय संविधान में जो स्रोत हैं, अब हमारे संविधान में हमने क्या क्या किस देश से लिया है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत में, मतलब प्रस्तावना के जो स्रोत हैं। प्रस्तावना जो है ना हमारे संविधान का सार या निचोड़ है। प्रस्तावना क्या है दोस्तों? हमारे संविधान का सार या निचोड़ है। ठीक है, अब जो हमारी प्रस्तावना है ये किसके ऊपर निर्भर है? हमारी प्रस्तावना कैसे बनाई गई? तो भैया प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। देखिए भारतीय प्रस्तावना किसके ऊपर निर्भर है या किससे बनी है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सम्मुख। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और भारतीय संविधान सभा ने
उस उद्देश्य प्रस्ताव में जिन जिन चीज़ों को स्वीकार किया था उसी के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई है। देखिए भारतीय प्रस्तावना कैसे बनी दोस्तों, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाने के लिए या जो बनाया, जो निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है वर्तमान में, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, अब उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को पेश किया गया था ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर निष्कर्ष निकाला और जो संविधान में शामिल किया, उसी के ऊपर भारतीय संविधान सभा ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसी के ऊपर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। और प्रस्तावना किसने दी है भारतीय संविधान में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। और भाषा किस देश से ली हुई है, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द कब जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने PSC 5 बार मेंस दिया हुआ है, उस आधार पर मैं आपको संविधान की परिभाषा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। तो देखिए कौन कौन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द 1976 में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं, जो बंधुत्व शब्द है, ये बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व और स्वतंत्रता, ठीक है, ये शब्द हमने फ्रांस से लिए। कहाँ से लिए दोस्तों, फ्रांस की जो राजकीय क्रांति हुई थी 1789 कब हुई थी फ्रांस की राजकीय क्रांति, 1789 में फ्रांस की राजकीय क्रांति हुई थी। उससे हमने क्या क्या शब्द लिए संविधान में, तो भैया बंधुत्व लिया है हमने और स्वतंत्रता, ठीक है, और समता। बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता, ये तीन शब्द लिए हैं हमने। ठीक है, कौन कौन से, तो ये भी ध्यान रखिए आप, समता लिया है हमने, बंधुत्व लिया है और स्वतंत्रता। ठीक है, समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता फ्रांस की राजकीय क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांस की राजकीय क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी, और जो फ्रांस में हुई थी। इसके बाद देखिए रूस की क्रांति से क्या क्या लिया है हमने। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें रूस की क्रांति से लिया है हमने भैया समाजवाद। क्या लिया है, समाजवादी व्यवस्था हमने रूस की क्रांति से लिया है, और रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रस्तावना के ऊपर, और क्या है। अब देखिए भारतीय प्रस्तावना में कितने मूल तत्व हैं, तो देखिए भारतीय प्रस्तावना के मूल तत्वों की बात करें तो भारतीय प्रस्तावना में 4 मूल तत्व, कितने मूल तत्व है दोस्तों भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने मूल तत्व है, 4 मूल तत्व हैं। अब देखिए 4 मूल तत्व क्या क्या है, तो भैया भारतीय संविधान का स्रोत, पहला क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का स्रोत, इसका जवाब आपको संविधान की प्रस्तावना ही देगी। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्ड लिखा है, हम भारत के लोग। तो भारतीय संविधान का स्रोत क्या हुआ, हम भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, सोर्स है, उसका सोर्स क्या है, तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या हुआ दोस्तों, स्रोत हुआ। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या, तो हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत, सोर्स हम भारत के लोग है। क्या है, हम भारत के लोग। इसके बाद देखिए दूसरा जो तत्व है दोस्तों प्रस्तावना का स्रोत, अब भारत की प्रकृति। अब जो भारत की संविधान में जो प्रस्तावना है, ये भारत के संविधान की प्रकृति कैसी बनाती है, तो भैया देखिए भारत के संविधान की जो प्रकृति यहाँ पर लिखा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य। कैसी प्रकृति है भारतीय संविधान की, तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भारतीय संविधान की प्रकृति, कैसी प्रकृति है भारतीय संविधान की दोस्तों। पेन कॉपी लेके जरूर बैठे और सारी चीज़ें नोट करते जाएं, इससे बराबर PSC मेंस का पिछले 20 सालों का कोई सा भी आप पेपर उठा के देख ले, सेकेंड पेपर PSC मेंस में पिछले 20 सालों में सेकेंड पेपर उठा के देख लें, उसमें से ऐसा एक भी पेपर नहीं होगा जिसमें प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। या तो
पीएससी मेंस में प्रस्तावना पूछ ली गई डायरेक्ट, या शब्द पूछ लिए गए हैं, या स्रोत पूछ लिए गए हैं, या किसी शब्द की व्याख्या पूछ ली गई है कि जैसे समाजवादी, तो इस वर्ड की व्याख्या करें। अभी व्याख्या भी बताऊंगा दोस्तों में, तो वीडियो लास्ट तक देखें आप लोग, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दूसरा कंटेंट क्या है हमारा, भारत की प्रकृति। अब संविधान की प्रकृति कैसी भैया, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की प्रकृति है हमारे संविधान की। अब देखिए तीसरा जो वर्ड है, तीसरा जो मूल तत्व है, संविधान का उद्देश्य। अब भारतीय संविधान जो बना है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भी प्रस्तावना में ही दिया हुआ है दोस्तों। तो उद्देश्य क्या है हमारा भैया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, ये क्या है हमारे संविधान का उद्देश्य कि सभी व्यक्तियों को क्या क्या प्रदान करेगा हमारा संविधान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ये कौन प्रदान करेगा, भारतीय संविधान, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए उद्देश्य हो गया भारतीय संविधान का। अब भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो भैया ये बात जरूर ध्यान रखें आपकी, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। कब लागू हुआ है भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, परंतु संविधान का कुछ भाग कब लागू कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो भैया लागू की डेट क्या माननी होगी, 26 नवंबर 1949। अब हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। तो इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना देगी आपको, ज़्यादा सोचना नहीं है कि 26 जनवरी लगाऊं या 26 नवंबर 1949 लगाऊं। तो संविधान लागू जो चौथा तत्व है आपका क्या है, संविधान लागू कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अंश लागू कर दिए गए थे, और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दोस्तों संविधान लागू तो कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था, पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, अब संविधान के जो प्रस्तावना में मूल तत्व है उनकी परिभाषाओं की बात करते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, तो स्रोत तो पता हो गया होगा आप लोगों को, हम भारत के लोग। अब देखिए भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब यहाँ तक बात कर लें हम, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या हुआ भैया इसका, ये पीएससी मेंस में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है संविधान में, तो प्रभुत्व संपन्न शब्द जो प्रस्तावना में आया है इसका मतलब है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के प्रभुत्व में या नियंत्रण में नहीं है। भारत अपनी विदेश नीति, राजकीय नीति, राष्ट्रीय नीति सभी बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत किसी भी भूभाग को अपने अधीन ले सकता है और किसी भी भूभाग से अपना दावा छोड़ सकता है। तो ये भारत पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ कि भारत पूर्ण रूप से अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का कोई दबाव, प्रेशर नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो अगला वर्ड आया दोस्तों हमारा समाजवादी। क्या है अगला वर्ड, समाजवादी। अब देखिए समाजवादी वर्ड की बात करें तो समाजवादी मतलब क्या। अब देखिए समाजवादी, जो समाजवाद है हमने भैया किससे लिया है, कौन सी क्रांति से लिया है, तो रूसी क्रांति से लिया है 1917 की। तो समाजवादी वर्ड, समाजवादी 2 अर्थों में यूज़ होता है, एक तो साम्यवादी समाजवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद। तो भारतीय संविधान में जो समाजवादी व्यवस्था की गई है, तो हमारा संविधान हमें लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था करता है। देखिए भारतीय संविधान में जो समाजवाद वर्ड यूज़ हुआ है, ये कौन से समाजवाद के लिए यूज़ हुआ है, तो ये समाजवादी जो वर्ड यूज़ हुआ है हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए यूज़ हुआ है। ठीक, लोकतांत्रिक समाजवाद से आशय भैया कि यहाँ के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से समान अवसर और सभी प्रकार की इक्वलिटी, समानता मिलेगी। अब भैया समाजवादी व्यवस्था तो हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद लिया गया है, ना कि साम्यवादी समाजवाद लिया गया है। अब पंथ निरपेक्ष, अगला जो वर्ड आया है संविधान में, क्या आया दोस्तों प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का क्या आशय है, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। तो पंथ निरपेक्ष क्या कहता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ
कि देश किसी भी धर्म संप्रदाय को पोषित नहीं करेगा, मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि देश सभी धर्मों को बराबर महत्व देगा, कोई धर्म ऊंचा छोटा बड़ा नहीं है, सभी धर्म हमारे देश में बराबर इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो राष्ट्र का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष मतलब देश का कोई धर्म नहीं है, देश के लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी विचारधारा को अपना सकते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। देश किसी भी धर्म संप्रदाय विशेष के विकास के लिए कार्य नहीं करेगा, सभी धर्म बराबर इक्वल हैं। तो ये क्या कहता है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लोकतांत्रिक गणराज्य, अगला क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भैया लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या हुआ, प्रशासन दो प्रकार से होता है, एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र। लोकतंत्र भी दो प्रकार का, एक अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था। तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य में हमने क्या अपनाया, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई। तो भैया भारत पर शासन कौन करेगा, तो भारत पर शासन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। भारत में कोई भी राजा नहीं होगा, भारत में कोई भी राजा या महाराजा नहीं होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब यहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही शासन करेगी। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं होगा आप लोगों को। इसके बाद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ये क्या कहता है भैया कि सभी व्यक्तियों को, जो हमारा संविधान है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अवसर की समानता प्रदान करेगा। सभी व्यक्तियों को कोई विशेष अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, सभी व्यक्ति बराबर समान रहेंगे और सभी व्यक्तियों को विचार व्यक्त, अपने प्रेस की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। और विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता देता है। ये प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, अनुसरण कर सकता है, किसी धर्म को छोड़ सकता है, प्रचार प्रसार सारा संविधान की प्रस्तावना आपको बता रही है। अब देखिए इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब सभी व्यक्तियों को लोक नियोजन में बराबर अवसर का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति को या किसी भी भारतीय नागरिकों को कोई भी व्यवसाय करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता कानूनी रूप से, ठीक है। लीगल होना चाहिए, नहीं तो पता चले अफीम चरस का तस्करी कर रहे हैं, आप बोले व्यवसाय करने या अवसर की समानता है, तो ये समानता नहीं है। जो संवैधानिक रूप से लीगल हो उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। प्राप्त करने तथा उन व्यक्तियों को गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब ये अखंडता वर्ड भी 1976 में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये तीन वर्ड विशेष ध्यान रखें दोस्तों, एकता और अखंडता, ठीक है। एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व। अब देखिए जो बंधुत्व वर्ड है, बंधुत्व का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता समझ लेते हैं। एकता और अखंडता मतलब राष्ट्र की यूनिटी की बात करता है यहाँ पर। संविधान क्या कहता है कि हमारा राष्ट्र अखंड है, मतलब पूरा मिला हुआ है, ठीक है। एकता मतलब सब भाईचारे से रहेंगे, एकता और अखंडता की बात करता है हमारा संविधान। इसके बाद बंधुत्व, बंधुत्व मतलब क्या, बंधुत्व का तात्पर्य ये हुआ कि सब लोग यहाँ पर भाईचारे से रहेंगे, ठीक है, और सब समानता के लिए काम करेंगे, ठीक है। इस शोषण के लिए कार्य नहीं करेंगे, सब समानता, इक्वलिटी, समाज में सबको बराबर अधिकार के लिए बंधुत्व की बात की गई है। तो बंधुत्व शब्द हमने किससे लिया भैया, तो बंधुत्व हमने फ्रांस की राजकीय क्रांति से लिया है 1789 की, ठीक है। इसके बाद देखिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये तारीख जब से संविधान लागू हुआ है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जो संविधान है हमारा, इसमें प्रस्तावना, तो प्रस्तावना तो आपके सामने प्रश्न पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए संविधान का भाग है या नहीं है, तो ये भी बता दिया मैंने भैया। बेरुबारी केस और किस प्रकार से केशवानंद भारती केस और LIC केस के तहत ये सिद्ध हो गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का अंग है। इसके बाद है शब्दों से संबंधित प्रश्न। तो शब्दों से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ये सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि भैया संविधान की प्रस्तावना में अगर संशोधन करना है हमें, तो कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के अनुच्छेद 368, कौन सा अनुच्छेद, 368 के तहत संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन किया जा सकता है। अब संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में, मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो संविधान की प्रस्तावना में हम अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं,
परंतु जैसे कि हमारा भैया जो समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष या लोकतंत्र गणराज्य है, अगर हम चाहें कि लोकतंत्र जो गणराज्य से समाप्त कर दें और अधिनायक राजतंत्र ले आएँ या राजतंत्र ले आएँ हम, तो ये नहीं ला सकते। मूल ढांचे में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, या पंथ निरपेक्ष या समाजवादी विचारधारा को ही समाप्त कर दे संविधान से, तो ये नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो मूल ढांचे मतलब जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, पर मूल ढांचे के विपरीत में हम संशोधन नहीं कर सकते। एक निश्चित सीमा तक हम संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, ठीक है दोस्तों। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। अब देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।